नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज जो क्लास जो है वो अपनी रहेगी आहार एवं पोषण के आधार पे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है अपन संतुलित भोजन के बारे में पढ़ेंगे। संतुलित भोजन के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ होते हैं जिनको अपन शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, उनके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर या इस जो टॉपिक के अंदर अपन ये सारी चीजें पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में, कौन कौन से मिनरल्स है उनके बारे में, ठीक है, जिनसे सवाल बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपन आज शुरू करते हैं अपना आहार तंत्र। ठीक है, आहार एवं दूसरा जो है उसमें पोषण है। आहार एवं पोषण। ठीक है, देखो, भोजन की जरूरत सभी सजीवों को पड़ती है। ठीक है, सजीव जो है भोजन के माध्यम से ही क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो है उसी के माध्यम से अपनी बॉडी जो बिल्डिंग होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो भी उन्हीं के कारण ही होता है, क्योंकि नई कोशिका जब बनेगी, ठीक है, तो उनके लिए जो आवश्यक पदार्थ जो है वो कहाँ से मिलते हैं, भोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो शरीर के अंदर बहुत सारी जो जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए कई सारे इसेंशियल यानी आवश्यक पदार्थों की आवश्यक या पोषक पदार्थों की आवश्यकता रहती है। ठीक है, जिनके बारे में अपन आज की क्लास के अंदर देखेंगे। देखो, सबसे पहला है आहार या पोषण। आहार और पोषण। ठीक है, आहार क्या होता है कि विभिन्न जो कार्य करने हेतु अपने को क्या चाहिए, पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो विभिन्न क्रियाकलाप करने हेतु अपने को किसी पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, आहार बोला सॉरी आहार बोला जाएगा। ठीक है, आहार बोला जाता है। आहार जो पोषक पदार्थ जो अपन खा रहे हैं, ठीक है, जिनको भोजन, आहार का मतलब होता है फूड, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन। पोषक पदार्थों को क्या बोला जाएगा, आहार, भोजन पदार्थ, जो जिसको अपन कह सकते हैं, भोजन भी कह सकते हैं। पोषण क्या होता है, सजीवों में पोषण पदार्थों से जो पोषक पदार्थ अपन खा रहे हैं, ठीक है, जो पोषक पदार्थ अपन खा रहे हैं, ठीक है, को प्राप्त करना ही पोषण है। उनको किस तरह से अपन प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण जीवों की में ऊर्जा प्रदान करता है। पोषण के जरिए जीवों में क्या मिलती है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा प्रदान होती है। शरीर के अंदर जो वृद्धि होती है वो भी इसी के कारण होती है। शरीर का विकास जो होता है वो इसके कारण होगा। ठीक है, जो अपने जो मरम्मत होती है, ठीक है, वो भी इसी के कारण होगी। ठीक है, और अपन कह सकते हैं कि जो सुरक्षा होती है रोगों से लड़ने की, ठीक है, जो मिनरल्स और ये अपने ये देते हैं, ठीक है, तो उनसे भी क्या करता है, ये अपने को आवश्यक होती है। तो देखो, किस किस के लिए, ऊर्जा के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक मरम्मत के लिए, ठीक है, विकास के लिए और रोगों से सुरक्षा के लिए, और उपापचय क्रियाओं में सहायक होती है। ठीक है, तो ऊर्जा प्रदान करती है मेन। ठीक है, दूसरा होता है शारीरिक वृद्धि, ठीक है, और तीसरा जो है विकास, रोगों से सुरक्षा, शारीरिक मरम्मत एवं उपापचय क्रियाओं में पोषक पदार्थों की आवश्यकता या पोषण की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो इनके लिए अपने को भोजन की आवश्यकता रहती है। और पोषण की विधियां, इसको अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि पोषण की विधियां जो होती है वो अलग अलग है, यानी पोषण के आधार पे सजीवों को अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया। ठीक है, तो मेनली इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है स्वपोषी, या जिसको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। नाम से पता लग रहा है, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, या रसायन संश्लेषण द्वारा। ठीक है, जो पौधे हैं, ठीक है, कुछ जीवाणु जो है जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उनमें जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया है वो रसायनों का उपयोग करके उनके द्वारा जो ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है, रसायन संश्लेषी होते हैं। ठीक है, तो वो किस में आते हैं, स्वपोषी में आएंगे। किस में आएंगे, स्वपोषी में आएंगे, यानी अपना खाना जो होता है वो स्वयं बनाते हैं, यानी भोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, इनके स्वपोषी कहलाते हैं। जो स्वयं भोजन का संश्लेषण करते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, स्वपोषी कहा जाएगा। ठीक है, तो हरे पौधे जो आते हैं प्रकाश संश्लेषण से, वो जीवाणु है, एक तो हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। उसके बाद में रसायन संश्लेषण। रसायन संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि कुछ जीवाणु जो होते हैं, जैसे सल्फर जीवाणु है, आयरन जीवाणु है, ये रसायनों का उपयोग करके फिर अपने आपको में क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो ये सारे क्या है, स्वपोषी है। फिर आता है विषमपोषी, जिसको बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, विषमपोषी वे सजीव होते हैं जो अपना भोजन डायरेक्टली या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं।
या भोजन के लिए अन्य जीवों पे ये क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा, विषमपोषी कहा जाता है। ठीक है, जंतु वर्ग में सदस्य, ठीक है, सारे जंतु वर्ग के जितने भी सदस्य आते हैं वो इसमें आएंगे। दूसरा होता है कवक, कवक भी इसमें आती है। ठीक है, रोगजनक जो बैक्टीरिया वगैरह होती है वो भी विषमपोषी होते हैं, जो रोग को फैलाते हैं, यानी रोगजनक जो बैक्टीरिया है वो किसमें आते हैं, विषमपोषी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जीवाणु, कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। ठीक है, विषमपोषी को अपन आगे चल के 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्राणी समभोजी, जिसको होलोजोइक बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भोजन जो है शरीर के अंदर ग्रहण कर उसका अंत कोशिकाओं में क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, यानी शरीर के अंदर इसको ग्रहण किया जाता है और फिर इसका पाचन होता है, जो अधिकांश जंतुओं के अंदर होता है। जैसे अपने अंदर कौन सा होलोजोइक है, कौन सा है, होलोजोइक। अपने भी प्राणी समभोजी है। ठीक है, अपन भी भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं और अंत कोशिकाओं के अंदर क्या होता है इसका, यानी अपने शरीर के अंदर इसका क्या होता है, पाचन होता है। दूसरा होता है मर्तोपजीवी, जिसको बोलेंगे अपन सेप्रोफाइट्स। मर्तोपजीवी यानी वे सजीव या जीव जो अपना भोजन जो है मर्त कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं, मर्त जो मरे हुए होते हैं, ठीक है, उनके भाग जो होते हैं या सजीवों के जो भाग जो है, मरे हुए भाग जो होते हैं, ठीक है, उनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनको क्या बोला जाएगा, नाम से पता लगा मर्त। तो मर्त कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। इनकी बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। ठीक है, और कवक तथा बैक्टीरिया मर्तोपजीवी कहलाते हैं। कवक और बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मर्तोपजीवी, क्योंकि ये डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, अपघटन की तरह काम करते हैं। अपघटक की तरह ये क्या करते हैं, काम करते हैं, या इसको बोला जाता है डिकम्पोजर। किसकी तरह काम करते हैं, ये डिकम्पोजर की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ये याद रखना है कि बाह्य पाचन होता है। देखो, यानी ये क्या करते हैं, शरीर के बाहरी कुछ केमिकलों का यानी एंजाइमों का स्त्राव करते हैं, और वो जो स्त्राव जो होता है वो क्या करेगा, बाहरी जो मर्त जीवी है, मर्त कार्बनिक जो पदार्थ जो है उनको क्या किया जाएगा, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। यानी शरीर से बाहर क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं। यानी पाचन की क्रिया बाह्य कोशिकीय है, यानी कोशिकाओं के बाहर होती है। नेक्स्ट जो है वो परजीवी है। परजीवी को बोला जाता है पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट के अंदर क्या होता है, एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव पे निर्भर रहता है खाने के लिए। ठीक है, यानी इसमें दोनों कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है, एक जीव दूसरे शरीर के ऊपर रहता है, यानी वो अपना खाना जो होता है वो दूसरे से प्राप्त करता है और दोनों रहते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में, ठीक है, जिसमें एक को हानि होती है एक को लाभ होता है। ठीक है, तो जो होस्ट होता है उसको हानि होती है और जो पैरासाइट है उसको लाभ होगा। ठीक है, होस्ट का मतलब है जिसके ऊपर रहता है, पोषी, शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं, इसको 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं अपन। एक तो होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्सोपैरासाइट। ठीक है, इसको अपन मैं यहां लिख देता हूं, एंडो पैरासाइट। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सोपैरासाइट। ठीक है, अंतःपरजीवी, परजीवी, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, बाह्य परजीवी। ये शरीर से बाहर रहते हैं, शरीर के बाहर के ऊपर, और ये शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर। ठीक है, जैसे अपन ने कल पढ़ा था एक प्लाज्मोडियम के बारे में, मलेरिया जो फैलता है वो प्लाज्मोडियम से फैलता है, वो अंतःपरजीवी है। एस्केरिस जो है वो कैसा है, अंतःपरजीवी है, यानी शरीर के अंदर रहेगा। जू है, जॉक है, ये बाह्य परजीवी है। ठीक है, ये बाहर रहते हैं। प्लाज्मोडियम जो है वो कैसा है, ये अंतःपरजीवी है। ठीक है, जो शरीर के अंदर रहता है वो अंतःपरजीवी होता है, जो बाहर रहता है वो कैसा होता है, बाह्य परजीवी होता है। ठीक है, आहार क्या है, आहार जो होता है, पोषक पदार्थ जो होते हैं उनको आहार कहा जाता है। ठीक है, पोषण क्या है, इन आहार पदार्थों को अपन ग्रहण करते हैं। ठीक है, उनसे फिर ऊर्जा प्राप्त करेंगे जो शारीरिक वृद्धि के लिए, ठीक है, उनमें शारीरिक जो मरम्मत होती है उसके लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए, विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। पोषण के आधार पर सजीवों को 2 भागों में बांटा गया, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। हरे पेड़ पौधे आते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु आते हैं, ये सारे कैसे हैं, स्वपोषी होते हैं। विषमपोषी वे होते हैं जो अपना खाना दूसरे अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, जिसके अंदर जो उच्च श्रेणी के जो जंतु आते हैं वो इसी के अंदर आएंगे, कवक आएंगे, रोगकारी जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी आएंगे। ठीक है,
विषम पोषी के अंदर इनको 3 भागों के अंदर और बांटा गया है। प्राणी समभोजी जिसको होलोजोइक बोला जाता है, ये जो है वो क्या करते हैं, भोजन को अंतग्रहण करते हैं और अंतकोशिकीय पाचन होता है। ठीक है, अंतकोशिकीय क्या होता है, इसमें पाचन होता है अधिकांश जंतुओं के अंदर। ठीक है, मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो अपना खाना मृत कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कोशिका के बाहर इसका मृत जो कार्बनिक पदार्थ है उनका पाचन जो होता है वो कोशिका के बाहर होता है। ये कवक और बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, परजीवी वे होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं और उनसे अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, जिसमें एक को लाभ होता है। ठीक है, जिसके ऊपर ये रहते हैं उसको क्या होती है, हानि होती है, और जो पैरासाइट होते हैं उनको क्या होता है, परजीवियों को हमेशा क्या होगा, लाभ होता है। ठीक है, अब ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो अंत परजीवी हो सकते हैं या बाह्य परजीवी हो सकते हैं। शरीर के अंदर रहते हैं तो अंत परजीवी है, एंडो पैरासाइट है। ठीक है, और बाहर रहते हैं तो कैसा है, तो एक्सो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो ये है अपनी पहली स्लाइड के बारे में। फिर है संतुलित भोजन, जिसको बोलेंगे अपन बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट, देखो भोजन जो अपन करते हैं तो उसमें अपन जो है अलग अलग तरह के क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग करने का कारण ये होता है कि भाई जो अपन भोजन खा रहे हैं उसमें सभी प्रकार के, देखो एक होते पोषक तत्व, पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, ये कहां पे उपस्थित होते हैं, भोजन में। पोषक तत्व कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से पोषक तत्व, एक तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन है, वसा है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे विटामिन है। ठीक है, खनिज लवण है, तत्व है। ठीक है, और ये जो है पोषक तत्व जिनके जो भोजन के अंदर अपन को मिलते हैं, इनको सही अमाउंट में अपने को लेना जरूरी होता है। अगर इनमें से किसी भी भोज्य या पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो जो पोषक तत्व जो अपने शरीर के अंदर कार्य कर रहा है वो कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो उसके फिर डिसऑर्डर जो है, उसके लक्षण जो है जो नहीं हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या विकृतियां आएगी अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कुपोषण। क्या बोला जाता है, माल न्यूट्रिशन बोला जाता है या कुपोषण बोला जाता है। लंबे समय तक अगर अपन कोई पोषक पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पोषक पदार्थ की कमी से शरीर पे पड़ने वाले दुष्परिणामों को क्या बोला जाता है, कुपोषण कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक पदार्थ ठीक है उचित मात्रा में और अनुपात में उपस्थित हो। ठीक है, उचित मात्रा के अंदर और अनुपात में, सही अनुपात में अगर उपस्थित होते हैं तो मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक पोषक पदार्थ तत्व से युक्त होते हैं। ठीक है, उनको संतुलित भोजन कहा जाएगा। यानी संतुलित भोजन वो भोजन होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा के अंदर या अनुपात में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उस भोजन को कैसा बोला जाएगा, बैलेंस डाइट बोला जाएगा। एक वयस्क मनुष्य जो होता है प्रतिदिन भोजन में लगभग 500 ग्राम तो क्या खाता है, प्रोटीन। ठीक है, खनिज लवण, विटामिन, रेशेदार पोषक, ठीक है, रेशेदार रफेज बोलते हैं इनको, पदार्थ प्राप्त मात्रा होने पर होनी चाहिए। यानी ये कह रहा है कि जो ये प्रोटीन वगैरह जो है इनकी मात्रा जो होती है वो क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कम खाते हो तो फिर क्या होगा कि प्रोटीन जो कार्य करता है वो कार्य अपने शरीर के अंदर संपादित नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो उससे कई सारी क्या आएगी, बीमारियां आएगी। कार्यों के आधार पे पोषक पदार्थ। ठीक है, अब देखो ऊर्जा सबसे ज्यादा जो प्राप्त होती है, यानी ऊर्जा जो प्रदान करता है अपने बॉडी क्या हो, वो होती है 2 चीजें। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है वसा। तो ध्यान रखना, अपने शरीर को ऊर्जा जो प्रदान कौन से पोषक तत्व करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और कौन करता है, वसा करते हैं। दूसरा होता है शारीरिक वृद्धि। अपन कहते हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग जो होती है वो हमेशा किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। इसलिए आपने देखा होगा जिम के अंदर प्रोटीन बाहर से लिया जाता है। उपापचय क्रियाओं में सहायक, उपापचय क्रियाओं में कौन सहायक होता है, तो विटामिन, खनिज लवण एवं जल एवं रेशे, ये क्या करते हैं, अपनी उपापचय क्रियाओं में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद में वंशागत में सहायक जो होते हैं वो कौन होते हैं, डीएनए और आरएनए, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने को
क्या करेंगे, गुणों को क्या करते हैं, लेके जाते हैं, जो डीएनए होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो किससे होती है, वसा से। अधिक मात्रा में ऊर्जा, अधिक मात्रा में ऊर्जा, ऊर्जा सबसे ज्यादा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा किससे मिलती है, वसा से मिलती है। तो ध्यान रखना, वसा से सबसे ज्यादा क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी कम मिलती है। अब है पहला जो है वो अपना पास में है, वो है क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसका जो होता है वो फॉर्मूला CHO, यानी एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं इनसे ये मिलकर बना हुआ होता है, जिसके अंदर क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। ये तीनों जो होते हैं वो इसमें विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य रूप से अनाजों के अंदर, ये कहां पे मिलता है, गेहूं के अंदर, जितने भी अनाज आएंगे, चावल के अंदर, मक्के के अंदर, दूध है, फल है, शर्करा जो है, शहद है, दालों के अंदर ये क्या होता है, पाया जाता है। दालों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में क्या मिलेगा अपने को, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा गेहूं जो अनाज होते हैं उनके से पाया जाता है। ठीक है, गेहूं से, चावल से और मक्के से। उसके अलावा दूध के अंदर, फल के अंदर, शर्करा में, शहद में, ठीक है, और दालों के अंदर ये पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य हमें ऊर्जा प्रदान करना होता है। इसका मेन कार्य जो है वो क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, प्रति ग्राम 4 कैलोरी किससे होती है, प्रति ग्राम। ठीक है, प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज क्या मिलती है अपने को, ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः शर्करा, जिसको अपन शुगर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं, क्योंकि ये स्वाद में, ये कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शर्करा बोला जाता है। जल में कैसे होंगे, घुलनशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं, ये घुलनशील है। सरल शर्कराओं में आपस में जुड़ने से बनते हैं। ये जो छोटी छोटी जो शर्करा जो होती है, सरल शर्करा मतलब ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, इनके मिलने से क्या बनता है, ये शर्करा जो होती है इनका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट मेनली कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जो होता है वो इसके पास में ये है, CnH2nO, ठीक है, N, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सामान्य फॉर्मूला ये होता है, जैसे आप बात करोगे 6 कार्बन वाला लेते हैं अपन, तो C6, ठीक है, H कितने हो जाएंगे 12, ठीक है, डबल हो गया, और O कितना हो जाएगा 6। ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ग्लूकोज भी एक तरह कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म होती है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म होती है। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है H2। दूसरा फॉर्मूला इसमें ये है CN, ठीक है, ब्रैकेट H2O और क्या आ जाएगा, N, क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है, सर नहीं दिख रहा है, यहां से CN ब्रैकेट H2O ब्रैकेट N। ठीक है, ये दूसरा इसका फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्मूला होता है CnH2nOn, ठीक है, यानी C6H12O6, इसको याद रखना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट देखो, संतुलित भोजन वह भोजन है जिनके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। ठीक है, वो भी किसी उचित मात्रा में, अनुपात में उपस्थित है, तो ऐसे भोजन को क्या बोला जाएगा, संतुलित भोजन कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी मात्रा कैसी होती है, निश्चित होती है, इतने अमाउंट में अपने को क्या करना पड़ता है, इसको खाना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जैसे सपोज मान लो आप देखोगे तो ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो अपने को दो से होती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा क्या है, इसमें वसा है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि जो होती है, यानी बॉडी जो बनती है अपनी, वो उसमें लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उपापचयी क्रियाओं के लिए विटामिन, खनिज तत्व, लवण एवं रेशों की आवश्यकता होती है। वंशागति में सहायक कौन होते हैं, डीएनए, आरएनए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट आपको गेहूं, जो अनाज होते हैं, गेहूं है, मक्का है, चावल है, दूध है, शहद है, ठीक है, और फल है और दाल है, इनसे अपने को प्राप्त होता है। ऊर्जा जो होती है इससे अपने को मुख्य रूप से जो अपने शरीर को जो पहली ऊर्जा जो मिलती है वो कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा के अंदर यह है कि एक अगर मिली अपने लेते हैं 1 ग्राम प्रति ग्राम में, ठीक है, तो 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट अपन लेते हैं तो उससे कम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा अपने को मिलती है।
ठीक है। दूसरी है तो इसको सामान्यतः शर्करा बोला जाता है, शुगर कहा जाता है, क्योंकि ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। और दूसरी चीज जो होती है जल में घुलनशील है, ये सरल शर्कराओं के मिलने के कारण क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो सरल शर्करा जो होती है वो कौन सी होती है, ग्लूकोज, ये सरल शर्करा। फिर है इसका जो फॉर्मूला होता है वो CHO होता है। कैसा होता है, CHO, यानी इसके अंदर जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो इनके सूत्रों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, इसका सूत्र जो है CnH2n और ON होता है, या CN ब्रैकेट H2O और क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे ये इनके क्या है, फॉर्मूले होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। अब देखो कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को अपन अलग अलग भागों के अंदर बांटते हैं। सबसे पहला होता है मोनोसेकेराइड। ठीक है, सेकेराइड, मोनोसेकेराइड। फिर होता है डाइसेकेराइड, डाई सेके। फिर होता है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, फिर होता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये जो है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब इनमें अंतर क्या है, सुनो। मोनोसेकेराइड वो होते हैं जिसमें वन शुगर होती है, एक मॉलिक्यूल शुगर का होता है, एक अणु शर्करा। ठीक है, यानी एक ही अणु से ये मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे ग्लूकोज है, एक ही अणु है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है। ठीक है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है। डाइसेकेराइड में दो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। कितने होते हैं, दो शर्करा के अणु अणु। ठीक है, जिसके अंदर सुक्रोज आता है, सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है और माल्टोज आता है। ठीक है, कौन कौन आता है, सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है और क्या आता है, माल्टोज आता है। ओलिगोसेकेराइड में कितनी होती है, 2 से 10 अणु शर्करा के होते हैं। 2 से 10 अणु क्या होते हैं इसके अंदर, शर्करा के अपने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें है रेफिनोज जो होता है, रेफिनोज। ठीक है, और दूसरा स्टेकाइजोज, स्टेकाइजोज। इसके अंदर 2 से आपको कितने 10 अणु मिलेंगे, किसके, शुगर के। ठीक है, तो अगर सपोज मान लो एक अणु मिलता है तो होते हैं कौन, मोनोसेकेराइड। 2 अणु सुक्रोज के यानी ग्लूकोज के मिलते हैं तो कितने होते हैं, यहाँ पे इसको बोला गया है कितने, डाइसेकेराइड। 2, नाम से पता लग रहा है, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, 2। ठीक है, मोनो का मतलब 1। ओलिगो के अंदर 2 से 10 के बीच में। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड में आप देखोगे, पॉलीसेकेराइड के अंदर 10 और मोर देन 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा अणु जो होते हैं वो किसके होते हैं, शर्करा के। ठीक है, तो 10 से ज्यादा अगर अणु जो होते हैं वो शर्करा के मिलते हैं तो वो होता है पॉलीसेकेराइड, जिसके अंदर स्टार्च आता है। क्या आता है, स्टार्च। उसके बाद में ग्लाइकोजन आता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, और दूसरा आता है क्या, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है, तो ग्लाइकोजन हुआ, सेल्यूलोज हुआ, स्टार्च हुआ, ये पॉलीसेकेराइड के पार्ट होते हैं। यानी इन जब बनते हैं तो उसमें 10 से ज्यादा क्या होते हैं, 10 से लगाकर हजारों तक क्या हो सकते हैं, इसके अंदर शुगर के अणु हो सकते हैं या शर्करा के अणु हो सकते हैं। शर्करा मतलब ग्लूकोज। ठीक है, तो पहला है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो है वो एक ही अणु जो मिलेगा, क्या मिलेगा, शर्करा का मिलता है। इसके अंदर ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और ग्लैक्टोज आता है। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज
ठीक है, फ्रक्टोज, उसके बाद में ग्लैक्टोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ये सब मोनोसेकेराइड है, एक अणु आता है, ध्यान रखना। डाइसेकेराइड में दो अणु आएंगे, कितने अणु आते हैं? दो अणु आते हैं, जिसमें सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है और कौन आता है? माल्टोज आता है। ओलिगोसेकेराइड में रेफिनोज आता है और स्टेटोकोएज आता है, और पॉलीसेकेराइड के अंदर स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है और कौन आता है? सेलुलोज आता है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड का क्या, जो 10 से ज्यादा जिसमें शर्करा के अणु होते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड है। 2 से 10 के बीच में होते हैं, यदि एक मतलब 9 तक होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। 2 होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? डाइसेकेराइड बोला जाता है। और मोनो का मतलब जिसमें एक होता है तो वो क्या बोला जाता है? मोनोसेकेराइड बोला जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है। नेक्स्ट, रासायनिक संगठन के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को, एक तो जो सरल होते हैं उनको दो भागों में, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कितने होते हैं? एक। ठीक है, और इसमें कितने होते हैं? 2 से 10 के बीच में क्या होते हैं? शर्करा के अणु होते हैं। शर्करा के क्या होते हैं? अणु मिलते हैं। ठीक है, शर्करा के अणु कितने होते हैं इसमें? 2 से 10 के बीच में होते हैं। फिर होता है जटिल, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? पॉलीसेकेराइड, जिसके अंदर क्या होता है? 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा क्या होते हैं? शर्करा के अणु होते हैं, शर्करा के अणु। ठीक है, 10 से ज्यादा होते हैं तो क्या बोला जाता है इसको? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाने जाते हैं। सरल जो होते हैं वो मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है, जटिल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। अब है मोनोसेकेराइड। सबसे पहले अपन लेते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। ठीक है, मोनोसेकेराइड क्या होता है? देखो, मोनोसेकेराइड जिसमें शर्करा का केवल एक अणु मिलता है। कितना अणु मिलता है? एक अणु। किसका? शर्करा का। शर्करा का एक अणु मिलता है तो वो क्या होता है? मोनोसेकेराइड होते हैं। ये सरलतम होते हैं, यानी सिंपल है। ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। कैसे होते हैं ये? मीठे होते हैं, रंगहीन होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं ये? घुलनशील होते हैं। कार्बन की संख्या के आधार पे, किसके आधार पे? संख्या के आधार पे, यानी नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे इनको, मोनोसेकेराइड को अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। सीधी सी बात है। तो आप देखोगे, सपोज से अगर 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ट्राइओज। ट्राइओज क्या बोला जाएगा इसको? ट्राइओज बोला जाएगा। अगर 3 कार्बन है तो क्या बोला जाएगा? ट्राइओज बोला जाएगा। ठीक है, इसमें आपको नाम से पता लगा, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइओज आए तो क्या करना है? 3 कार्बन वाले युक्त शर्करा। ठीक है, ट्राइओज शर्करा कहलाती है। अब टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या हो जाएगा? 4, यानी कितने हैं? 4 कार्बन वाले युक्त क्या है? शर्करा जो होती है उसको क्या बोलेंगे अपन? टेट्रोज शर्करा कहलाती है। जिसमें क्या आता है? एरिथ्रोज आता है, ट्रियोज आता है, और जो है वो कैसी है? दोनों ये शर्करा जो है वो कैसी है? टेट्रा शर्करा है, जिसमें कार्बन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 कार्बन वाली शर्करा को क्या बोला जाएगा? जिसके अंदर 4 कार्बन वाली शर्करा जो होती है जिसके अंदर, उसको क्या बोला जाएगा? टेट्रोज बोला जाएगा। पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर के अंदर कितने होते हैं? 5 शर्करा वाले क्या होते हैं? अणु होते हैं। 5 कार्बन युक्त। ठीक है, इसमें पेंटोज सुगर आती है। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा, राइबोज। ठीक है, राइबोज सुगर को, राइबोज जो होती है, राइबोज डीएनए, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, राइबोज जो शर्करा जो होती है उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, कितने कार्बन होते हैं इसके अंदर? 5 कार्बन होते हैं, जिनको राइबोज। ठीक है, और डीऑक्सी राइबोज शर्करा ये भी किस तरह की होती है? ये भी आप देखोगे कि इसमें किसकी तरह है? पेंटोज शुगर की तरह है। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या होता है कि यहाँ पे जैसे सपोज मान लो इस तरह की ये होती है। ठीक है, यहाँ पे जो क्रॉस है यहाँ पे ये कार्बन होते हैं। ठीक है, जहां पे किनारे होते हैं वहां पे क्या है? ये कार्बन है, ये सी है, ये सी है। ठीक है, यहाँ पे होता है O और एक होता है CH2OH। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 कार्बन आपको नजर आएंगे। सबसे पहले नंबर वाला कार्बन ये, दूसरे नंबर वाला ये, तीसरे नंबर वाला ये, चौथे नंबर वाला ये और 5वें नंबर वाला ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे जुड़ते क्या? HOH जुड़ा रहता है। ठीक है, इधर भी क्या जुड़ेंगे? H और OH जुड़ा रहता है। ठीक है, इधर भी क्या जुड़ेंगे? H। और अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है कि अगर H जुड़ा हुआ है तब तो वो है डीएनए। क्या है? डीएनए। और OH जुड़ा हुआ है तब वो क्या होगा? आरएनए।
ठीक है, तो ध्यान रखना अगर H जुड़ा हुआ है यानी हाइड्रो ऑक्सीजन कम है, इसलिए क्या बोलते हैं डीऑक्सी बोला जाता है। डीएनए के अंदर क्या बोला जाता है, डीऑक्सी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबर 2 वाले कार्बन पे ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, 2 नंबर जो कार्बन जो है वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां पे डीएनए के अंदर केवल क्या होता है, H होगा। क्या होगा, H होगा। डीएनए के अंदर केवल क्या होगा, H। ये डीएनए जो है इसके अंदर क्या होता है, केवल H होता है। ठीक है, और दूसरी चीज आप याद देखोगे कि जो डीऑक्सी जो है राइबो शुगर जो है ये होती है आरएनए के अंदर। ठीक है, किसमें होती है, आरएनए के अंदर, और ये होती है किसके अंदर, डीएनए के अंदर होती है। ठीक है, ये दोनों पेंटो शुगर बोलाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, पेंटो शर्करा बोला जाता है या शुगर बोला जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, पेंटो शुगर कहा जाता है। डीऑक्सी राइबो शर्करा का जो फॉर्मूला जो होता है वो ये है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, C5 है, H जो है वो कितना है, 10 है। ठीक है, और O कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो डीऑक्सी वाली जो है इसके अंदर आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 कितने हैं, 10। 3 तो यहाँ पे है, 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं, 10। ठीक है, तो 10 जो होते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन देख लो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे ये 4, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो 2 नंबर में अगर ऑक्सीजन मिलती है तो वो आरएनए होगा। ठीक है, और 2 नंबर पे ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो कैसा होता है, वो डीएनए, सॉरी जो क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक है, इसलिए इसको राइबो और डीऑक्सी राइबो शुगर। फिर होती है हेक्सो शर्करा। हेक्सो शर्करा जिसके अंदर कार्बन युक्त शर्करा होती है, हेक्सो शर्करा कहलाती है, जिसके अंदर ग्लूकोज आता है, ग्लैक्टोज आता है, फ्रक्टोज आता है, मोनोज आता है। ठीक है, ये सारी हेक्सो शर्करा है, यानी इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, इसमें ग्लूकोज में देखेंगे तो C6H12O6 होती है, यानी कार्बन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। अगर कार्बन की संख्या 6 है या 6 है तो ऐसी शुगर को हेक्सो शुगर कहा जाएगा। उसके बाद में है हेप्टो, नाम से लगा रहता है, हेप्टो का मतलब होता है 7। ठीक है, जिसमें 7 कार्बन वाले होते हैं तो इसको हेप्टो शर्करा कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे मोनोसेकेराइड के कुछ भाग, जिसके अंदर कार्बन की संख्या के आधार पर इनको ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज में बांटा गया। ठीक है, 3 होते हैं तो ट्रायोज, 4 होते हैं तो टेट्रोज, 5 होते हैं तो पेंटोज, 6 होते हैं तो हेक्सोज, 7 होते हैं तो हेप्टोज। ठीक है, इनके अंदर इसको बांटा गया है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे मोनोसेकेराइड को, जो सरल शर्करा जो होती है, ठीक है, उनको अपन कितने अलग अलग नंबर के आधार पे इनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ओलिगोसेकेराइड। अभी बताया था ओलिगोसेकेराइड के अंदर क्या होता है कि वहां पे आप देखोगे कि मोनोसेकेराइड आपस में, जो मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, यही जो होते हैं इनके 2 जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना इसके बंध में, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके बीच में जो कार्बन कार्बन के बीच में यानी 2 शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो बॉन्ड जो होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो किनके बीच में होता है, शर्कराओं के बीच में जो बंध बनता है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक होता है। अब निर्जलीकरण, जब भी ये बंध बनता है तो पानी का अणु यानी H2O बाहर निकलता है, H2 बाहर निकलता है। क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, तभी क्या होगा, वो बॉन्ड खाली होगा और वहां पे कौन सा दूसरा जुड़ेगा। ठीक है, तो H2 क्या होता है, बाहर निकलता है। ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करते हैं सभी डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब भी बताया था, जिसके अंदर सरल शर्करा जो होती है वो के अणु कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, डाइसेकेराइड कहलाते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। डाइसेकेराइड के बारे में आप देखोगे, ठीक है, डाइसेकेराइड जो है डाइसेकेराइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, जल में विलय होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कौन आता है, सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी एसीटोन आता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड आता है, आदि जो होते हैं वो सब कैसे है, डाइसेकेराइड होते हैं। ठीक है, तो डाइसेकेराइड के अंदर 2 जो होंगे वो क्या होंगे, वो शुगर के या शर्करा के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ओलिगोसेकेराइड में 2 से लगाकर 9 जो है मोनोसेकेराइड आपस में बंध बनाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाएगा,
ओलिगोसैकेराइड बोला जाएगा, और दो बनाते हैं तो क्या बोला जाएगा, डाइसैकेराइड बोला जाएगा। ठीक है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ठीक है, हाइड्रोक्सी एसीटोन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है, ये सब कैसे आते हैं, डाइसैकेराइड में आते हैं। ठीक है, और ओलिगोसैकेराइड के अंदर ये कौन ये 2 से 9 वाले होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, अभी जैसे बताया ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड के अंदर आप देखोगे तो इसमें अपन ने पढ़ा था अभी रेफिनोज के बारे में। ठीक है, जिसमें ये 2 से लगाकर अगर ज्यादा होते हैं तो वो किस में पाया जाएगा, ओलिगोसैकेराइड का। तो यही ओलिगोसैकेराइड का भाग होता है, ओलिगोसैकेराइड का भाग है। ठीक है, जिसके अंदर रेफिनोज है, जिसमें ट्राइसैकेराइड है, यानी 3 जो होते हैं वो क्या हो गए, शर्करा के अणु जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, 3 कौन कौन से, इसमें एक तो जुड़ा हुआ होता है ग्लूकोज, उसके साथ में कौन जुड़ा हुआ होता है, फ्रक्टोज, और तीसरा कौन सा, ये सरल है। तो तीनों ये कैसी है, सरल शर्करा है, सरल शर्करा है। ठीक है, कितनी है, 3 है, तो 3 मिल रहे, इसलिए इसको क्या बोला, ट्राई बोला, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्राई। ठीक है, उसके बाद में स्टिक्योज जो टेट्रासाइड, कितने होते हैं, टेट्रा, इसको भी अपन ने ओलिगोसैकेराइड में माना था। ठीक है, क्योंकि अपन ने 1 से 9 तक जो आते हैं, तो 9 देखो अभी ये कैसा है, 4 कार्बन, यानी इसमें कितने कार्बन है, 4, सॉरी कार्बन क्या है, इसमें जो 4 शर्करा के अणु है, कितने हैं, 4 जो है वो क्या है, शर्करा के अणु है, शर्करा के अणु, यानी 4 होंगे। ठीक है, अणुओं की संख्या इसमें कितनी है, 1 2 3 है, तो उसमें कितनी है, 4 होती है। ठीक है, तीनों से मिलकर बनता है ये ट्राई है। तो रेपिनोज जो है वो ट्राइसैकेराइड होता है। ठीक है, और स्टेकियोज जो है वो कैसा है, 4 शर्करा वाला है, जिसको इसको टेट्रासैकेराइड भी बोला जाता है। कुछ कवकों की कोशिका भित्ति व कीटों की, ठीक है, हीमोलिम्फ्स में टाइहेलोइज, ठीक है, शर्करा पाई जाती है। टाइहेलोइज क्या पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, किसके अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर, कवकों के अंदर। ठीक है, जो काइटिन होते हैं। नेक्स्ट है सुक्रोज। सबसे पहला जो लेते हैं अपन, क्या लेंगे, सुक्रोज लेते हैं। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है, यानी 2 शर्करा के मॉलिक्यूल है, 2 शर्करा के अणु है, कितने हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 शर्करा के अणु है। इसको इक्सु को बोलते हैं, गन्ने को, किसको बोलते हैं, गन्ना जो होता है। ठीक है, गन्ने को क्या बोला जाता है, इक्सु बोला जाता है, सुगर कैन बोला जाता है। ठीक है, सामान्यतः इसको टेबल शर्करा भी कहा जाता है, जो अपन खाते हैं वो जो टेबल शर्करा जो है वो यही है। ठीक है, मुख्य स्रोत जो है वो गन्ने से, रस से या चुकंदर से क्या होता है, ये प्राप्त होता है। ठीक है, गन्ने के रस में इसकी मात्रा जो होती है 15 से 20% होती है, जबकि चुकंदर में होती है वो कितनी होती है, 10 से 17% सुक्रोज मिलता है। इसका फॉर्मूला जो होता है शुगर का, तो ध्यान रखना, शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो C12H22O11 होता है, इंपोर्टेंट है। शुगर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, C12 है, H22 है, O11 है। ठीक है, ये शुगर का क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है किसका, सुक्रोज का। सुक्रोज का जो अपन शर्करा खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, यही है, C12 है, H22 है, O11 है। ठीक है, टेबल शुगर, ध्यान रखना, टेबल शुगर जो अपन खाते हैं वो ये सफेद रंग के होते हैं। आपने जो शक्कर खाते हैं वो क्या है, सफेद रंग की, क्रिस्टल होते हैं, स्वाद में मीठा होता है, जल में कैसी हो जाती है, घुल जाती है, इसलिए डाइसैकेराइड। सुक्रोज का जल अपघटन करवाने पर ग्लूकोज जो एल्डोज शर्करा है और फ्रक्टोज कीटोज शर्करा जो है में टूट जाता है। यानी ग्लूकोज जो होता है वो एल्डोज शर्करा के अंदर, ठीक है, और फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोज के अंदर, कीटोन्स के अंदर क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ये एक अनअपचयी होता है। ठीक है, इसका अपचयन अनअपचयी है। ठीक है, अपचयी का मतलब होता है ये अनअपचयन है, यानी अपचयन इसका नहीं होता है, यानी अपचयक में इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी ये जो है अनअपचयी है। कैसा होता है, ये अनअपचयी होता है। तो ये है अपने आपको ट्राइसैकेराइड में रेपिनो जो है वो ओलिगोसैकेराइड है। ये ओलिगोसैकेराइड के क्या है, एग्जांपल है। ये किसके, ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल है। और ये किसके है, डाइसैकेराइड के। सुक्रोज किस में आता है, डाइसैकेराइड में आता है। किस में आता है, डाइसैकेराइड। ठीक है, और ये है ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, रेफिनोज जो है और स्टेकियोज जो है वो कौन से हैं, वो ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड में ये बोला था 2 से लगाकर 9 तक शर्करा के अणु होने चाहिए, शर्करा के अणु होने चाहिए। ठीक है, तो 2 से लगाकर, तो इसमें कितने हैं बताओ, 1 2 3 है। ठीक है, और इसमें कितने हैं, 4 है। तो ये दोनों जो हैं वो 2 और 4 के बीच में आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, ओलिगोसैकेराइड होते हैं। सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड, यानी 2 अणु ही होंगे इसके अंदर। ठीक है,
दो अणु है, या देख लो 6 1, ठीक है। तो ग्लूकोज को मान लेते हैं, तो ग्लूकोज में देख लो यहाँ पे 2 से 2 12 हो गए। फिर होता है माल्टोज। माल्टोज स्क्रीनशॉट, अब है माल्टोज। माल्टोज ये भी एक तरह का क्या है, डाइसैकेराइड है। इसके अंदर भी क्या होंगे, जो अपने को दो मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे, शर्करा के मिलते हैं। स्टार्च जो माल्ट की क्रिया से प्राप्त होता है, ठीक है। स्टार्च जो होता है वो माल्ट की क्रिया से क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी स्टार्च जो होता है, जो अपन मुंह के अंदर जब अपन खाना खाते हैं, तो जैसे स्टार्च को खा रहे हैं, तो स्टार्च का पाचन जो होता है वो मुंह के अंदर हो जाता है, ठीक है। स्टार्च जो होता है वो किस में बदलता है, माल्टोज के अंदर बदलता है, ठीक है। तो स्टार्च के पाचन से स्टार्च जो होता है वो किस में बदलता है, माल्टोज में। स्टार्च जो होगा वो किस में बदलता है, माल्टोज के अंदर बदल जाता है, ठीक है। और ये बदलने का काम जो होता है वो कौन करता है, एमाइलेज करता है। कौन करता है, एमाइलेज। मुंह के अंदर पाचन में एमाइलेज जो है वो क्या करेगा, इसको पाचन में किस में बदल देता है, माल्टोज के अंदर, ठीक है। माल्ट शर्करा भी कहते हैं इसको। कौन सी शर्करा बोलते हैं अपन, माल्ट शर्करा बोलते हैं किसको, माल्टोज को। अंकुरित बीजों में, विशेषकर अनाज में स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। क्योंकि पादपों के अंदर जो भोजन का संग्रहण होता है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। यानी माल्टोज किस रूप में वहां पे रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, विशेषकर अनाजों के अंदर, अंकुरित बीजों के अंदर जो माल्टोज जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है, यानी पॉलीसेकेराइड के रूप में। अणुसूत्र वही है, ठीक है। क्या है, C12 है, H जो है वो कितने 22 है, ठीक है। और O जो है वो कितने 11 है, ठीक है। H जो है वो कितने 22 है और O क्या है 11 है, ठीक है। ये जो है शुगर जैसा ही फॉर्मूला है। सफेद क्रिस्टल होते हैं, ये जल में विलय होते हैं। एल्कोहल व ईथर में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, ठीक है। यानी कार्बनिक जो विलायकों के अंदर ये कार्बनिक विलायक होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये अविलय होते हैं। जल अपघटन करके ग्लूकोज के दो अणु में टूट जाते हैं, क्योंकि देखो दो अणु है यहाँ पे, 12 है, C12 है, और 12 जब टूटेगा तो C6 + C6 में टूटेगा। यानी कार्बन ग्लूकोज के कितने अणु हो जाएंगे, सीधी सी बात है, देख लो ग्लूकोज के कितने अणु हो जाएंगे, 2 अणु हो जाएंगे, ठीक है। अपक्षयी शर्करा है, कैसी है, अपक्षयी है, ठीक है। अपक्षयी शर्करा है, यानी जो क्या करती है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपक्षयी होता है, ठीक है, अपक्षयी। लैक्टोज जो है, नेक्स्ट है लैक्टोज, सबको पता है ये मिल्क के अंदर मिलती है। इसको दूध शर्करा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, लैक्टोज शब्द आते ही ध्यान रखना कि वो उसका रिलेशन किससे होगा, दूध से होगा। तो इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है। स्तनधारियों के अंदर ये कहाँ मिलती है, दूध के अंदर, मिल्क के अंदर होती है। लैक्टोज जो है औद्योगिक रूप से दूध से पनीर बनाने में इसका उपयोग लिया जाता है, स्व उत्पादन के रूप में। इसमें इसके साथ साथ में दूसरे भी उत्पादन होते हैं, ठीक है। लैक्टोज एक श्वेत क्रिस्टल होते पदार्थ है, जो जल में कैसा होता है, दूध जो विलय होगा, ठीक है। और एल्कोहल व ईथर में कैसा होता है, ये अविलय होता है। इनके अंदर कैसा होगा, ये अविलय होता है। लैक्टोज का शुक्र भी वही है, ठीक है। क्या है, C, इसका भी वही है, C12 है, H22 है, और O क्या है 11 है, ठीक है। O क्या है 11 है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये का ये इसका शुगर, क्योंकि ये सीधी सी बात है, ये डाइसैकेराइड से मिलकर है, यानी दो अणु जो होते हैं वो क्या मिलेंगे अपने को, शुगर के या शर्करा के प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला, ठीक है, और इसका फॉर्मूला दोनों का कैसा है, एक ही है। लैक्टोज जो है जल अपघटन करवाते हैं तो ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये भी क्या है, दोनों कैसी है, दो है, ठीक है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज जो है वो क्या है, ये जो शर्करा है कितने अणु है, 2 अणु है, पहला और दूसरा, ठीक है। दोनों अणु आपस में मिलकर बनते हैं, इसलिए इसकी कैसे होते हैं, ये भी कैसे डाइसैकेराइड है, कैसे है, डाइसैकेराइड है। लैक्टोज भी कैसा है, डाइसैकेराइड है, कैसा है, डाइसैकेराइड। लैक्टोज भी कैसा है, डाइसैकेराइड है। सम अणु मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है, इनके मिलने से। लैक्टोज के अणु एक अपक्षयी शर्करा है, ये भी कैसी है, अपक्षयी शर्करा होती है, ठीक है। तो माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, इसको माल्ट शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। ये अंकुरित बीजों के अंदर और अनाज के अंदर क्या होती है, स्टार्च के रूप में ये रहती है, ठीक है। और जब सफेद क्रिस्टल, जब इनका यूज होगा, जब पाचन होता है, तो स्टार्च जो होता है वो किस में बदल जाता है, माल्टोज के अंदर बदल जाता है। ये भी श्वेत क्रिस्टल है, जल में विलय हो गए, लेकिन अल्कोहल व अकार्बनिक जो विलायक होते हैं उनके अंदर ये क्या हो जाते हैं, विलय नहीं होते। लेकिन जब इसको तोड़ा जाता है तो 2 ग्लूकोज के अणु अपने को प्राप्त होते हैं,
ठीक है, यहाँ पे भी तोड़ा जाता है तो ये ग्लैक्टो। अच्छा, फ्रक्टोज ग्लूकोज इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के सूत्र में कोई डिफरेंस नहीं है, C6H12O6 सबका रहता है, ठीक है। लेकिन जो संरचना जो होती है, संरचना जो होती है उसके अंदर क्या होता है, उनकी संरचनाओं के अंदर क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसके अंदर बोला गया है, संरचना के अंदर क्या हो जाता है, इसमें डिफरेंस होता है। यानी यहाँ पे तो टूट रहे 2 अणु ग्लूकोज के, जब माल्टोज टूटता है तो कितने अणु बनते हैं, 2 अणु किसके बनते हैं, ग्लूकोज के, 2 अणु ग्लूकोज के, ठीक है। 2 अणु किसके मिलेंगे अपने को, ग्लूकोज के मिलते हैं। लेकिन ये जब टूटता है तो एक अणु किसका होता है, ग्लूकोज का होता है, तो दूसरा किसका होता है, ग्लैक्टोज का होता है। दोनों क्या है, ये जो है मोनोसैकेराइड है, ये दोनों कैसी है, मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज भी कैसा है, मोनोसैकेराइड है। नोट देखो, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज तीनों लोकप्रिय डाइसैकेराइड है, दोनों तीनों कैसे डाइसैकेराइड, जिनका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है, ठीक है, समान होता है। लेकिन इनकी संरचना अभी बताया मैंने, संरचना कैसी होती है, भिन्न होती है। फॉर्मूला एक है लेकिन संरचना कैसी होगी, भिन्न होगी। शर्करा, कुछ शर्करा में मुक्त एल्डिहाइड कीटोन समूह के कारण अन्य पदार्थों का अपचयन कर सकती है, इसलिए अपचायक है। अपचायक का मतलब होता है जिसका ऑक्सीकरण हो, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, या इसको बोल सकते हैं अपन उपचयन होता है, ठीक है। तो जो इसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, या उपचयन होता है, वो अपचायक के रूप में उनको कहा जाता है, ठीक है। यानी ये ऑक्सीकरण में जो क्या करते हैं, यानी जैसे ऑक्सीजन दे रहा है, सपोज मान लो ऑक्सीजन हट रही है, ठीक है, तो ऑक्सीजन हट रही है उसका क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है तो क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा। अच्छा, ऑक्सीकरण होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी से जब वो ऑक्सीजन लेगा, यानी किसी से ऑक्सीजन ले रहा है, तो इसका मतलब खुद का तो वो ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन वो दूसरों में क्या मदद कर रहा है, जो दे रहा है। जैसे सपोज मान लो ऑक्सीकरण अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है अपचयन। इसमें बता, ऑक्सीकरण और दूसरा जो है वो अपचयन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है, यानी जुड़ती है, तो होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन क्या होती है, रिमूव होती है, यानी हटती है या कमी आती है, तो क्या होता है, तो भी क्या है, ऑक्सीकरण है, ठीक है। बढ़ती है, वृद्धि होती है, ठीक है। इसमें क्या होगी, उल्टा, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी, ठीक है, और हाइड्रोजन में क्या होगी, वृद्धि, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, वे अपचायक होते हैं, अपचायक होते हैं, इसको बोलेंगे अपन रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जिसका अपचयन होता है, ठीक है, या इसको बोलेंगे अपन रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है इसको बोलेंगे अपन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अपचयन होता है, वे ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है, ऑक्सीकारक है, या इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, होते हैं, ठीक है। अगर कोई पदार्थ है वो ऑक्सीजन को हटा रहा है, तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे अगर हट रही है, जैसे इसमें, ठीक है, तो जो हट रही है उसका तो क्या होगा, अपचयन। लेकिन ये मदद किस में कर रहा है, हटा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ से हटेगी तो किसी के पास में जाएगी, जुड़ेगी, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लो ए है, ए से क्या हो रही है, ऑक्सीजन इसके पास में थी, ठीक है,
और यहां से ये ए से क्या हो रही है, ऑक्सीजन हट रही है, ठीक है। तो ए से अगर हटती है, जैसे एक एग्जांपल है CuO प्लस H2, ठीक है। अगर यहाँ पे CuO प्लस H2O हो जाता है, तो देखो यहाँ पे इसका तो क्या हुआ, ऑक्सीजन हटी, तो इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ, अपचयन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। देखो कॉपर से ऑक्सीजन हटी, ठीक है, हट गई, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, जो हुआ वो क्या हुआ, अपचयन हुआ है, ठीक है। और हाइड्रोजन से देख लो आप, क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये वाला जो है, ये वाला, ये जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है, जिसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, यानी इसका ऑक्सीकरण होता है, तो ये कैसा है, अपचायक, अपचायक है। क्यों, क्योंकि अगर हाइड्रोजन नहीं होती तो इसका अपचयन नहीं होता, तो ये अपचायक, यानी अपचयन में क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है। ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो अपचयन में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। अपचायक जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीकरण में क्या करेगा, मदद करता है, ठीक है। तो ये है अपने ये वाला, ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे अपचयन जिनमें क्या होती है, शर्करा कहा जाता है, अपचायक शर्करा कहा जाता है, ठीक है। अपचायक शर्करा फेलिंग या मैग्नेटिक विलयन में उपस्थित कॉपर प्लस, देखो +2 क्यूप्रिक आयन का अपचयन कर उसको कॉपर में बदल देती है, यानी जो है एक और जो है वापस इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे रखे थे, कॉपर +2 था, अब ये किस में बदल गया, कॉपर प्लस में बदल गया, यानी क्यूप्रिक किस में बदल गया, क्यूप्रस में, किस में बदल गया, क्यूप्रस, क्या बोलेंगे इसको, क्यूप्रस में बदल जाता है, ठीक है। जिससे विलयन का रंग कैसा हो जाता है, गहरा नीले भूरे रंग का लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। विलयन का रंग जो गहरा नीला रंग का था वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का कन्वर्ट हो जाता है। शर्करा में फेलिंग विलयन जो टॉलिन अभिकारक द्वारा अपचित नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें अनअपचय जो शर्करा बोलते हैं। अगर वो अपचय नहीं हो रहा तो कलर का परिवर्तन नहीं आएगा, तो उनके क्या बोलेंगे अपन, अनअपचयी क्या बोलेंगे, शर्करा बोलते हैं, ठीक है। अपचयी व अनअपचयी शर्करा की तालिका में व्यवस्थित किया गया है। जैसे आप देखो अपचयी शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ये कैसी है, अपचायक है, ठीक है। अनअपचायी शर्करा कौन सी है, सुक्रोज है, ग्लैक्टोज और कौन सी है, सेलुलोज है, ये कैसी है, अनअपचायी क्या है, शर्करा होती है, ठीक है। तो ये कैसी है, अपचायी है, और ये कैसी है, अनअपचायी शर्करा होती है। सुक्रोज, ग्लैक्टोज और सेलुलोज, ये कैसी है, अनअपचायी है, ठीक है। और अपचायी में कौन सी है, जिसका ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, वो कौन सी है, जो वो होती है ग्लूकोज, लैक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज और फ्रक्टोज, ये कैसी है, अपचायी शर्करा होती है। अब है नेक्स्ट जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंदर ये होता है कि जिसके अंदर शर्करा की संख्या, पॉली का मतलब बहुत सारी होती है, 10 से ज्यादा हो, शर्करा कितनी हो, 10 से ज्यादा अणु हो, शर्करा के अणु जो है 10 से ज्यादा अणु हो, 10 से ज्यादा अणु होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। मोनोसेकेराइड इकाई 10 से अगर ज्यादा है, 10 से हजारों की संख्या में आपस में कौन से बॉन्ड द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा अगर क्या होते हैं, निर्जलीकरण से संश्लेषण क्रिया द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। यानी शर्करा के जो अणु जो होंगे, शर्करा के अणु जो होंगे, जैसे एक शर्करा का अणु है, ठीक है, एस 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 ऐसे ऐसे कम से कम कितने होंगे, 10 से ज्यादा होते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे जो जुड़ते हैं शर्करा के अणु, ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोला जाता है। ग्लाइको, ठीक है, साइडिक बॉन्ड। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, शर्करा के मध्य जो बंध बनते हैं उन बंध को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक बंध कहा जाता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड स्वाधीन होते हैं, जटिल होते हैं, क्योंकि जटिल है, देख लो आप हजारों में संख्या के अंदर ये जुड़ रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या होंगे, ये जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इसको जटिल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जल में कैसे होते हैं, घुलनशील यौगिक होते हैं। पॉलीसेकेराइड प्राकृतिक बहुलक है, बहुलक ही है। बहुलक में क्या होता है कि जो मोनोमर होते हैं, मोनोमर का मतलब होता है पॉलीमर, इंग्लिश में बोला जाता है बहुलक को क्या बोला जाता है, पॉलीमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉलीमर्स बोला जाता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, बहुलक, बहुलक, बहु का मतलब होता है अधिक, ठीक है, और इकलक का मतलब होता है इकाई, इकाई, ठीक है। एकलक जो इकाई जो होती है, यानी बहुत सारी इकाइयां अगर आपस में, अधिक इकाइयां जो होती है वो आपस में जुड़ के जाती है, तो ऐसे बनने वाले यौगिकों को बहुलक कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बहुलक कहा जाता है, ठीक है। सामान्यतः इनका सूत्र जो होता है C6H10O5 होता है। कितना होता है, C6 होता है, H10 होता है, ठीक है, O कितना होता है, 5 होता है, और इसमें आप क्या लगा देंगे, ब्रैकेट n। n जितनी संख्या बढ़ेगी, n की संख्या बढ़ेगी, तो ये भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये दो प्रकार के कार्य क्या करते हैं, दो प्रकार के कार्य। एक तो क्या करते हैं, ये भोजन का संग्रहण करते हैं। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनका दो कार्य है, भोजन का संग्रहण करना, और दूसरा होता है संरचनात्मक होता है। कैसे होता है, यानी संरचना बनाने में ये निर्माण करते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो 10 से ज्यादा क्या बनते हैं, शर्करा के अणुओं का निर्जलीकरण द्वारा। देखो जब यहां से जब S, निर्जलीकरण का मतलब क्या है, निर्जलीकरण का द्वारा जब S और S यानी शुगर और शर्करा के जो अणु जो होते हैं, जब ये आपस में बंध बनाते हैं, जब बंध बनता है, जब बंध बनता है, तब जल बाहर निकलते हैं, जल के अणु बाहर निकलते हैं, अणु बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो जब तो निर्जलीकरण द्वारा, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए जगह चाहिए, जगह मतलब खाली जगह चाहिए, ठीक है। यानी कार्बन की जो संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। तो चारों में अगर जुड़ी हुई है तो यहां से किसी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे तब ये जगह खाली होगी, और या खाली स्थान पे वो दूसरा वाली शुगर जो होगी वो यहाँ पे जुड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये निर्जलीकरण द्वारा जब वाटर के मॉलिक्यूल जब बाहर निकलते हैं, तब ये क्या होता है, यहाँ पे मोनोसेकेराइड से क्या बनते हैं, बहुत सारी मोनोसेकेराइड की इकाई जो होती है वो आपस में जुड़कर ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा, निर्जलीकरण के द्वारा ये संश्लेषित होते हैं, ठीक है। ये जटिल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और स्वाधीन होते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक का मतलब यहाँ पे ये है कि ये प्रकृति में अपना आप क्या हो है, बने हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है। इनका सूत्र जो होता है वो C6H10 और O कैसा होगा, 5 होगा, ठीक है, और N होता है। इनका कार्य जो होता है वो दो होता है, एक तो भोजन का संग्रहण करना, दूसरा संरचनात्मक होता है, ठीक है। अब आप देखोगे भोजन के संग्रहण में जो संग्रहण का कार्य करते हैं वो होते हैं, एक पहला चीज स्टार्च। स्टार्च कैसा है, पॉलीसेकेराइड। स्टार्च कैसा है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो पादप जो होते हैं वो भोजन का संग्रहण जो होता है वो स्टार्च के रूप में करते हैं। पादप भोजन का संग्रहण, भोजन का संग्रहण किस में रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में, ठीक है। स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं पादप। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। पौधों के अंदर भोजन संग्रहण का कार्य ये स्टार्च के रूप में होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी आपको पूछा जाए कि पादप जो होते हैं वो किस रूप में करते हैं, तो भोजन का संश्लेषण किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। और एनिमल किसके रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। स्टार्च का अणुसूत्र जो होता है वही है, पॉलीसेकेराइड का जो फॉर्मूला है क्या है, C6 है, H10 है, और O कैसा है, 5, ठीक है, और ब्रैकेट क्या है, N है। जो नंबर बढ़ते जाएंगे तो ये भी, क्योंकि ये तो बहुत सारे अणु जुड़ रहे हैं ना, तो N नंबर कितने भी हो सकते हैं। स्टार्च दो यौगिकों के एमिलोज, ठीक है, और एमिलोपेक्टिन से मिलकर बने हुए होते हैं। स्टार्च जो होते हैं दो यौगिक होते हैं, एक तो एमिलोज होता है, दूसरा एमिलोपेक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है। स्टार्च में मुख्य स्रोत जो होता है वो गेहूं, गेहूं में स्टार्च ज्यादा, मक्के के अंदर, चावल के अंदर, जौ के अंदर, आलू के अंदर, मंड जो जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, कंद जो होते हैं, कुछ सब्जियां जो होती है उनके अंदर क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। तो यहां से अपन स्टार्च को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो अपने अंदर, ठीक है, मनुष्य के अंदर या जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन के रूप में जो संचय जो होता है वो कौन करता है, जो एनिमल्स में, जंतुओं में जो भोजन का संग्रहण जो होता है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ये लिख देता हूं,
जंतु में किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन में। ठीक है, किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन में। एक होता है इनुलिन, जिसको अपन ने पढ़ा था किडनी के अंदर। इनुलिन जो एक प्लांट आता है जिसका नाम होता है डलहेलिया। डलहेलिया की जड़ों के अंदर इनुलिन जो होता है वो अपने को मिलता है। और इनुलिन जो होता है, जब किडनी के अंदर जो संक्रमण होते हैं तो उनका पता लगाया के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है इनुलिन का। तो ये भोजन संग्रहण पॉलीसेकेराइड है। ये डहेलिया डहेलिया जो पौधा है उनकी जड़ों के अंदर ये उपस्थित होता है। इनुलिन का उपयोग जो है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये किडनी में संक्रमण का पता लगाने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। अब ये तो हो गया इस भोजन के रूप में। तो भोजन देखो, प्लांट में स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। दूसरा जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो भी पॉलीसेकेराइड है जंतुओं के अंदर। इनुलिन एक पदार्थ है, पॉलीसेकेराइड है, जो डहेलिया जो पौधा है उनकी जड़ों के अंदर मिलता है। और इनुलिन के जरिए अपन क्या कर सकते हैं? किडनी में संक्रमण का पता लगाया जा सकता है, या किडनी में संक्रमण का पता लगाने के लिए अपन इनुलिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर है संरचनात्मक आधार पे, यानी संरचना जो बनती है, यानी सेल जो बनती है उनके अंदर इस जो पॉलीसेकेराइड है क्या उपयोग में आते हैं। तो पहला है सेलुलोज। देखो सेलुलोज का नाम आपने सुना होगा कि जो प्लांट की जो कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। यानी जो सेलुलोज होता है, ठीक है, उससे वो क्या होती है? बनी हुई होती है, ठीक है। यानी सेलुलोज से बनी हुई होती है क्या? तो सेलुलोज एक तरह का क्या है? पॉलीसेकेराइड है। फॉर्मूला देखो, आप देखोगे तो सब में क्या रहता है? सेम रहता है। C6 है, S10 है, O5 है, N है। ये अनअपचाई शर्करा होती है, ठीक है, अनअपचाई है। ये केवल जो अपने उसमें भी देखा था सेलुलोज अनअपचाई वाले में, ये केवल पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? केवल और केवल पौधों के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। और ये भी कहां पे पाई जाती है? कोशिका भित्ति के अंदर। तो ध्यान रखना, पौधों के अंदर जो कोशिका भित्ति जो होती है उसको निर्माण के लिए किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है। ये वस्त्र के स्रोत की तरह मानव के लिए उपयोगी है, ठीक है। वस्त्र आदि के लिए, वस्त्र जो होते हैं उसमें भी, जैसे कॉटन है तो कॉटन के जो होते हैं वो सेलुलोज होता है उसके अंदर। रुई में सेलुलोज होता है, कॉटन अभी बताया आपको, ठीक है। रुई के अंदर सेलुलोज की मात्रा 90 से कितने होती है? 95% क्या होती है इसमें अंदर होती है। सूती कपड़े के अंदर 90% क्या मिलता है? कॉटन जो होता है, कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सेलुलोज की मात्रा 90% होती है। सेलुलोज का जल अपघटन करवाने पर ये डी ग्लूकोज देता है। कौन सा देता है? डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का मतलब क्या है? यानी उसकी संरचना है, ये क्या है? संरचना, ग्लूकोज की संरचना है, जिसमें H और OH जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। डी ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है। कैसा है? डी ग्लूकोज का ये क्या है? रेखीय बहुलक है। तो ध्यान रखना, सेलुलोज क्या है? डी ग्लूकोज का रेखीय बहुलक होता है। इसमें टूट जाता है, ये डी ग्लूकोज देता है, ठीक है। तो ये रेखीय बहुलक होता है, ठीक है। यानी सेलुलोज जो होता है ग्लूकोज के कई सारे अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। अब देखो आप यहां पे, जैसे आप अभी देखा था बहुलक, देखो C6 है, H कितने हैं? 10 है, ठीक है, O कितने हैं? 5। अब इस फॉर्मूले को ही देखते हैं। अब आप देखते हैं कि जल के अणु जब बाहर निकलता है, जल का अणु बाहर निकलता है, यानी निर्जलीकरण द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा, ठीक है। अभी बताया था कि भाई जो अणु वो होंगे जो आपस में जब कॉम्बाइन होते हैं तब क्या होगा कि उनमें से जल का अणु जब बाहर निकलेगा तब दूसरा अणु वहां पे क्या होगा? कॉम्बाइन होगा, ठीक है। अब देखो ये एक का फॉर्मूला आप याद देख रहे हो कि अभी मैंने बताया ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज, ये डी ग्लूकोज है। कैसे? इसमें से देखो क्या निकलेगा? H2O बाहर निकलेगा, यानी दो तो हुए। अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो तो C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो दो अणु यहाँ पे कम है। देखो यहाँ कितने? 10 है, तो ये दो अणु ये आगे हाइड्रोजन के, ठीक है, यहाँ पे ये आ गए, ठीक है। एक क्या है? किसका कम है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का ये आ गया। और ये दोनों मिलके क्या बनता है? H2O बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये निर्जलीकरण होता है। H2O क्या निकलेगा? बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से ये बनता है, डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज का मतलब ये वाला होगा, इसमें एक तो दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं, एक क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन निकल जाएंगे, निर्जलीकरण इसमें हो जाता है। फिर है और जो पॉलीसेकेराइड जो है वो दूसरा जो आता है वो हेमी सेलुलोज होता है, ठीक है।
हेमीसेलुलोज सेलुलोज की भांति ही कोशिका भित्ति को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, और सेलुलोज के सहायक अवयव की तरह कार्य करता है, यानी एक हेल्पर की तरह ये क्या करता है, कार्य करता है। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई होती है, हेमीसेलुलोज भी इसमें होता है। उसके बाद में होता है पेक्टिन। पेक्टिन प्राकृतिक रूप से पेक्टिन के अतिरिक्त इसमें सिट्रिक फ्रूट जो ऑरेंज वगैरह जो होते हैं से व्यवसायिक रूप में पेक्टिन का निर्माण किया जाता है, ठीक है, ऑरेंज वगैरह से क्या किया जाता है, पेक्टिन का निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग होता है जैम जेली बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रूट जूस जो होते हैं, ठीक है, उसको स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है, ठीक है, लंबे समय तक यूज में ले तो उसमें इसको क्या किया जाता है, पेक्टिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है काइटिन। काइटिन जो आप पढ़ चुके हैं, जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है, कवक जो होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी हुई होती है, काइटिन से बनी हुई होती है, ठीक है। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी हुई होती है, काइटिन की, ठीक है। कवकों के अंदर भी कोशिका भित्ति होती है, जीवाणुओं के अंदर भी कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, और प्लांट के अंदर भी क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो प्लांट की कोशिका भित्ति या पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज हेमीसेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। आप ये देखोगे कि जो कवक है उनकी कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। आर्थ्रोपोडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा में आप देखोगे कॉकरोच, केकड़ा, बिच्छू। अच्छा, कॉकरोच को आप देखोगे तो कॉकरोच के ऊपर जो बाह्य जो उसका कवच जो होता है वो काइटिन से मिलकर बना हुआ होता है। केकड़ा देखोगे, क्रैब जिसको बोलते हैं अपन, क्रैब के ऊपर भी जो कवच जो होता है वो हार्ड होता है, वो भी किससे बना हुआ होता है, काइटिन का बना होता है। बिच्छू, तो जितने भी आर्थ्रोपोड जो होते हैं तो जिनके ऊपर जो कवच जो होता है, ठीक है, बाहर वाला जो हार्ड होता है वो किससे बना हुआ होता है, काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो काइटिन से बना हुआ होता है। काइटिन प्रोटीन जैसा लगता है, काइटिन कैसा होता है, प्रोटीन के जैसा होता है, लेकिन ये पॉलीसेकेराइड है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। काइटिन होता प्रोटीन जैसा है लेकिन, ठीक है, ये क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरह का। महत्वपूर्ण, इंसानों के नाखून के अंतिम सतह पे कैरोटीन से बनी हुई होती है जो एक प्रोटीन है। अच्छा, नाखून जो है वो कैरोटीन है, क्या है, कैरोटीन है, ठीक है। तो वो जो कैरोटीन जो है, ठीक है, वो जो है वो प्रोटीन है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन, ठीक है, काइटिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो भी कौन सा, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। लेकिन कैरोटीन, कैरोटीन जो है वो एक तरह का क्या है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, नाखून, नाखून, सींग वगैरह जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं ये। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनेसिस। देखो ग्लाइकोजिनेसिस में क्या होता है, जब अपने अंदर जो ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाता है तो बॉडी के अंदर, तो देखो ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी, यानी सारा ग्लूकोज जो होता है, अपन जब खाना खाते हैं तो सारा ग्लूकोज को अपन उपयोग में नहीं लेते, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि कुछ जो ग्लूकोज का भाग होता है जो शेष रह जाता है, यानी जो अपन जैसे अपन जो है पैसे कमा के अगर लेके आते हैं घर पे, ठीक है, तो जब पैसे कमा के लेके आते हैं तो सारे पैसे एक साथ में उसी दिन अपन खर्च नहीं करते हैं, क्या करते हैं, उसकी सेविंग भी करते हैं। इसलिए की जाती है कि भविष्य में जब भी अपन को जरूरत पड़े, ठीक है, तब अपन उसको उपयोग में लेके कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को किसमें बदला जाता है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, ठीक है। इस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है, यानी ग्लूकोज को किसमें बदलना, ग्लाइकोजन के अंदर बदलना, इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनेसिस बोला जाता है। और ये जो क्रिया जो होती है अपने अंदर किसमें होती है, यकृत में या लीवर के अंदर होती है, ठीक है। ये क्रिया क्या होती है, लीवर के अंदर या यकृत के अंदर होती है, ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के अंदर, देखो तो नाम से पता लग रहा है ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना, जिनेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है। अच्छा, किससे बनेगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बढ़ेगा किससे, ग्लूकोज से, क्या बनते हैं। अब यही ग्लाइकोजन जो होता है, ठीक है, अब देखो ये ग्लूकोज, अब ये एक मैंने आपको बताया था कि ये जो चेंज करने का काम, अब देखो यहाँ पे इसको बदलने का काम एक जो हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन, जो अपन ने पढ़ रखा है कि जो पैंक्रियाज जो होता है या अग्नाशय होता है वो क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है।
और वो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। फिर अपन ने एक और सुना था जिसमें अल्फा जो सेल जो थी पेंक्रियाज के अंदर या अंगनाशय के अंदर, जो अल्फा कोशिका जो थी वो अपने में से एक ग्लूकागोन हार्मोन निकालती थी, और वो ग्लूकागोन क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा किसके अंदर, इसके अंदर। तो ये इंसुलिन, ठीक है, ये अलग से ही है। इंसुलिन जो होता है, मैं आपको ये वापस बता रहा हूं कि ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। और ये जो है वो कौन करता है, इसका उल्टा काम, ठीक है, इसको ग्लाइकोजन को ये बदलने का काम कौन करता है, ग्लूकागॉन करता है, ग्लूकागॉन, ठीक है। ये दोनों क्या है, हार्मोन है, ये हार्मोन है, ठीक है, ये भी क्या है, हार्मोन है, ठीक है, ये भी क्या है, हार्मोन से, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, ये आपस में बदलने का काम, लेकिन इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनेसिस बोला जाता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, संतुलित आहार के बारे में, ठीक है। पोषक पदार्थ क्या होते हैं, पोषक पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होगा कि यहाँ पे अपने जो है वो अलग अलग तरह के क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन है, फैट है, वसा है, ठीक है, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा कि भाई ये पोषक तत्व होते हैं। लेकिन आज जो पढ़ा वो क्या पढ़ा अपन ने, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसके अंदर अपन ने मोनोसैकेराइड पढ़े, डाइसैकेराइड पढ़े, ओलिगोसैकेराइड पढ़ा, ठीक है, और वो क्या पढ़ा, पॉलीसैकेराइड पढ़े, ठीक है। तो सेलुलोज है, पेक्टिन है, हेमिसेलुलोज है, काइटिन है, ठीक है, ये सारे जो है वो क्या है, ये पॉलीसैकेराइड में आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में कार्बोहाइड्रेट ये देख लेना एक बार, ठीक है। मोनोसैकेराइड जिसके अंदर एक ही अणु होता है, जिसमें दो अणु होते हैं, इसमें 2 से 10 के बीच में होते हैं, ठीक है, और इसमें कितने होते हैं, 10 से ज्यादा होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए इसे, ठीक है, और आपको जो भी जानकारी होगी वो इसी चैनल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।